नमस्कार साथियों, एमपी बोर्ड 2025 के लिए जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है उसका 4th नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। आइए पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वह है किसने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्ष तक प्रयोग किए। तो मटर के पौधों में सबसे पहले जो प्रयोग किए वो किसने किए, वह किए मेंडल ने। मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक मटर के पौधों को लेकर 7 वर्ष तक प्रयोग किए। और वो प्रयोग क्या है, किसके लिए किया है, उनको उनके बीच में क्रॉस कराने के लिए, उनके बीच में क्या संकरण कराने के लिए मेंडल ने 7 वर्ष तक प्रयोग किए। तो इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंडल ने प्रयोग के लिए कितने जोड़े विपरीत लक्षणों को लिए। मेंडल ने मटर के क्या है जो 7 जोड़ी जो लक्षण लिए और उन लक्षणों को लेकर क्या उनके बीच में क्या है क्रॉस कराए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। तीसरा है मेंडल ने उस वस्तु को क्या कहा, अब इसे जीन कहते हैं। तो मेंडल ने जीन को कहा कारक। क्या कहा, कारक। आजकल जिसे हम जीन कहते हैं मेंडल उसको कारक कहता था, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव काफी आता है कि आजकल हम इसे जीन कहते हैं। जीन क्या करता है, किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। मेंडल उसको कारक कहता था, इंग्लिश में उसको फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर नाम से भी ये आ जाता है। अगला देखते हैं विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को क्या कहते हैं। इसे एलील कहते हैं, इसे एलील कहा जाता है। एलील जो है उसको कहते हैं एलीलोमॉर्फ, एलीलोमॉर्फ के नाम से आ जाता है। और हिंदी में इसे कहते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी ये क्या है, मान लो कोई जीन है, जीन का क्या है एक थोड़ा सा जो उससे थोड़ा सा ही जो अलग रूप होता है उसको एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल आर है तो उससे थोड़ा सा ही अलग जीन है उसको कहते हैं स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ये क्या है, आर के ही क्या है एलील है, 2 एलील है। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक ही जीन का थोड़ा सा जो भिन्न रूप है उसको क्या कहते हैं, एलील, या इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एलील, जैसे हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी। नेक्स्ट, जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं। देखिए जैसे क्या है कोई जनक है जो समयुग्मजी होते हैं जिसमें दोनों युग्मक समान रहते हैं। जैसे क्या है जेड जेड, टी टी और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इस तरह के दोनों जीन जब समान होते हैं, दोनों युग्मक समान होते हैं, तो ऐसे जनक को समयुग्मजी जनक कहते हैं। और समयुग्मजी में क्या है जो जनक हैं उससे उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, तो इसे कहते हैं समयुग्मजी, इसे कहते हैं समयुग्मजी। नेक्स्ट है किस जनक द्वारा 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो विषम युग्मजी अगर जनक होगा, विषम युग्मजी जनक होगा तो उसमें 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसमें एक कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा। तो 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे, इसलिए इस जनक को कहते हैं विषम युग्मजी जनक। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला है श्वान पुष्प। इस श्वान पुष्प क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता जो नियम है उसकी स्टडी के लिए कुछ पुष्प लिए गए, उनको श्वान पुष्प कहते हैं। और मिराबिलस जलापा, तो मिराबिलस जलापा में पुष्प के रंग की वंशागति को समय के लिए, यानी इसमें पुष्प के रंग की वंशागति है उसके लिए अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन किया गया। इसमें आएगा अपूर्ण प्रभाविता,
अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप क्या आया? अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप आया 1:1 तथा फिनोटाइप भी क्या आया 1:2:1। ठीक है। एक ऐसी घटना जिसमें F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती है, तो प्रथम पीढ़ी जब दोनों जनकों से मिलती है ऐसी घटना को कहते हैं सहप्रभाविता। इसे क्या कहा जाता है? सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में क्या जाता है, जब हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों जीवों के जो लक्षण है वो पहली पीढ़ी में आ जाते हैं और ऐसी घटनाओं को कहते हैं सहप्रभाविता। एक सेकंड पहले मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एबीओ रुधिर वर्ग यानी एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जीनोटाइप कितने बनते हैं? उसमें जीनोटाइप बनते हैं 6। और एबीओ जो ब्लड ग्रुप में कौन सा क्या है नियम लागू होता है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप में नियम लागू होता है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता की घटना में क्या होता है, जब दोनों जीन क्रॉस करते हैं तो दोनों के लक्षण हैं वो फिनोटाइप के रूप में दिखाई देते हैं और इस घटना को कहते हैं सहप्रभाविता। अगला देखते हैं, कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है, ऐसी घटनाओं कहते हैं बहुप्रभाविता। अगर एक जीन से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं इसको बहुप्रभाविता कहते हैं। अगर बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण दिखाते हैं तो इसको कहते हैं बहुजीनिक वंशागति। नेक्स्ट, मटर के बीजों में मंड क्या होता है? स्टार्च। तो मटर के बीजों में जो स्टार्च इकट्ठा होता है वह किसको दर्शाता है? तो यह जो घटना है एक इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता की घटना, मटर के क्या जो बीज होते हैं कुछ क्या है बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ मझोले होते हैं। तो मझोले होते हैं इसका मतलब है कि बड़े बीज का जो प्रभाव है, बड़े बीज के जो जीन को क्या जीन का प्रभाव है वो पूरी तरह से नहीं आ पाया है, इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। द्विसंकर जो क्रॉस है दूसरी पीढ़ी में क्या अनुपात दर्शाता है? तो दूसरी पीढ़ी में अनुपात दर्शाता है 9:3:1। अगर ये फिनोटाइप है, अगर जीनोटाइप होता तो 12:24:12:1। अगला, द्विसंकर क्रॉस के प्रेक्षण पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा नियम दिया, इसे कहते हैं क्या? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो जो क्या है जो लक्षण क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं वो उनका क्या है जो प्रकट होना, वो एक जीन का प्रकट होना दूसरे जीन के प्रकट होने से भिन्न होता है और स्वतंत्र होता है। इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आइए कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य कब प्रकाशित हुआ? 1865 में। देखो मेंडल ने का जो जन्म है वो 1822 में हुआ और उसने 1856 से लेकर 1863 में मेंडल ने अपने क्या है जो भी प्रयोग थे वो किए। उसके बाद 1865 में अपना जो कार्य है उसको प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1900 में 3 वैज्ञानिक कौन कौन आए? डीब्रीज, कॉरेंस और एक वैज्ञानिक और था सरमैक। इन तीनों ने मेंडल के नियमों के द्वारा खोजबीन क्या स्टार्ट कर दी और मेंडल ने जो भी निष्कर्ष निकाले उन्होंने क्या है उनको नियम का नाम दिया। इन्होंने बताया कि ये मेंडल के नियम है। अगला प्रश्न है, इसने देखा कि क्रोमोसोम का जो व्यवहार है वो भी जीन जैसा ही है। तो गुणसूत्र का जो व्यवहार है, क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा ही है। ये किसने बताया? सटन और बावेरी। और सटन और बावेरी दोनों मिलकर क्या है एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं इसको कहते हैं क्रोमोसोम का गुणसूत्री सिद्धांत। एक मिनट, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं, सॉरी है ना।
अगला प्रश्न है, सटन ने क्रोमोसोम के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर कौन सा सिद्धांत दिया? तो वही है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। ये कौन सा सिद्धांत दिया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, आगे देखें। किसने, ये लिखा है जल, जल नहीं ये फल है। ये फल मक्खियों पर किसने कार्य किया, यानी फ्रूट फ्लाई पर? तो किसने कार्य किया? टीएच मॉर्गन ने। देखो मॉर्गन क्या कर रहा था, मॉर्गन ये देखना चाह रहा था कि जो जीन है उनके बीच में क्या है, कोई लिंकेज या संलग्नता पाई जाती है या नहीं है, है ना। तो इस पर कार्य किया मॉर्गन ने। मॉर्गन ने इसके लिए क्या है, फल मक्खियों पर यानी फ्रूट फ्लाई पर क्या काम किया। आगे, फल मक्खियां कितने समय में अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं? तो इसके लिए होता है 2 सप्ताह में अपना जीवन चक्र है वो पूरा कर लेती हैं। आगे, मॉर्गन जो है, मॉर्गन में किसके अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला में द्विसंकर के क्रॉस किए? तो अध्ययन किसका किया मॉर्गन ने? मॉर्गन ने अध्ययन किया संलग्नता का यानी लिंकेज का। मॉर्गन ये देखना चाहते थे कि एक ही गुणसूत्र पर जो पाए जाने वाले जो जीन हैं वो अलग होते हैं कि साथ साथ जाते हैं, इस घटना को संलग्नता कहते हैं। तो मॉर्गन ने संलग्नता या लिंकेज का प्रयोग किया। आगे देखें, मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण क्रॉस किससे कराया? इससे कराया भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ क्रॉस करवाया और देखा कि इनमें संलग्नता मिलती है कि नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2 संकर के क्या है क्रॉस करवाए। संलग्नता शब्द किसने दिया? तो संलग्नता शब्द दिया किसने? मॉर्गन ने। मॉर्गन ने संलग्नता यानी लिंकेज शब्द दिया। आगे, मॉर्गन ने अजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को क्या कहा? इन्होंने इसे कहा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं पुनर्योजन। मॉर्गन कहता है कि जो जीन क्या है पेरेंट्स से क्या है नहीं मिलते हैं, वह इसका मतलब है उनकी जीन में क्या अदला बदली हो गई है, और जीन की अदला बदली को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। एक सेकंड में देख लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि कितने जो जीन होते हैं मनुष्य की त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसमें 3 जीन हैं, जीन ए, बी और सी, यानी 3 जीन हैं मनुष्य की त्वचा के रंग को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब बहुत सारे जीन नियंत्रित करते हैं। इस घटना को कहते हैं बहुजीनिक वंशागति। और इन्हीं जीन में क्या है, आगे इन्हीं जीन में जो कॉम्बिनेशन क्या बनता है, यानी जीन में थोड़ा सा क्या अंतर आता है, इससे क्या मनुष्य का जो कलर है, मनुष्य का जो रंग है वह प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो त्वचा के रंग के लिए 3 जीन उत्तरदायी हैं, ए, बी और सी। आगे देखिए, मनुष्य में होने वाला एक रोग है फिनाइलकीटोन्यूरिया, और इस रोग में क्या हो जाता है? इस रोग में क्या हो जाता है, जो फिनाइल एलेनिन जो अमीनो अम्ल है वो टायरोसिन अमीनो अम्ल में क्या बदलता है? तो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल है वो टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक एंजाइम की क्या है कमी हो जाती है। आगे देखिए, ये 1891 है। 1891 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हैकिंग। हैकिंग ने कीटों के शुक्र जनन की प्रक्रिया में एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया, जिसे उन्होंने क्या कहा, इसलिए इसको उन्होंने कहा एक्स काय। एक्स काय को आगे जाकर एक्स गुणसूत्र नाम दिया गया। यानी जो कीट होते हैं उनकी शुक्र जनन अभिक्रिया में शुक्र जनन अभिक्रिया में उन्होंने क्या है एक एक्स बॉडी का पता लगाया जिसे एक्स काय कहते हैं। आगे चलकर इसी का नाम हो गया एक्स गुणसूत्र। आगे, टिड्डा। टिड्डा यानी ये कीट है, और ये कीट है तो उसमें किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? यानी लिंग निर्धारण जैसे हम में यानी मनुष्य में होता है लिंग निर्धारण, जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई, ऐसे कीटों में क्या होता है
कीटों में क्या है, लिंग निर्धारण होता है XX और X0। X0 का मतलब होता है कीटों के जो आधे क्या है, जो शुक्राणु है उसमें X होता है, और आधे जो शुक्राणु है उनमें क्या है, कोई भी गुणसूत्र नहीं होता है। आगे बढ़े, वह प्रक्रिया जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव लाती है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। डीएनए के अनुक्रम में यानी डीएनए क्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्परिवर्तन। इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन, इंग्लिश में इसे कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को मैंने कई बार आपको बताया है, यानी डीएनए के जो क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन है उसको म्यूटेशन कहा जाता है। आगे, डीएनए के क्षार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो ये किस तरह का उत्परिवर्तन है, इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। इसे कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए में किसी जगह पर या जीन में किसी जगह पर अगर कोई एक जोड़ा या एक क्षार में परिवर्तन हो जाए तो इसे कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का एक उदाहरण आपको मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से कौन सा उत्परिवर्तन होता है, इस उत्परिवर्तन को कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखिए, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होता है, इसमें पूरा फ्रेम बदल जाता है। एक क्षार के आने से या एक क्षार की जाने से उसके आगे का जो पूरा क्या है, जो कोडन है, जो पूरा क्या है, क्षारों का जो क्रम है पूरा बदल जाता है। इन क्षारों के क्रम के बदलने को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि क्षार में बदलाव तो होता ही है, डीएनए बदलाव तो होता ही है, इसलिए उत्परिवर्तन कहेंगे। और अगर पूरा फ्रेम बदल जाता है तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों के द्वारा होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन करने वाले जो कारक होते हैं इन्हें कहा जाता है म्यूटाजन। क्या कहा जाता है, म्यूटाजन या उत्परिवर्ती कारक कहा जाता है। जो कारक, देखो, उत्परिवर्तन जो होता है उसे कहते हैं डीएनए के क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, और इस अनुक्रम में परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन करने वाले को कहा जाता है म्यूटाजन। आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खी में किसके द्वारा अनिषेचित अंडे से नर ड्रोन नर का जो विकास होता है उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का नाम है पार्थिनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या होता है, जो मादा युग्मक होता है वो बिना निषेचन के जीव का निर्माण करता है, और इस जीव का नाम क्या है, नर ड्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंचे हम, मधुमक्खी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक पक्षियों में जैसे मादा तथा नर में क्रोमोसोम होते हैं, पक्षियों में क्या होता है। देखो, पक्षियों में क्या है, लिंग निर्धारण की एक क्या व्यवस्था होती है, इसमें जो नर होता है वो ZZ होता है तथा मादा ZW होती है। एक सेकेंड, इसमें व्यवस्था होती है ZZ और ZW। तो ये जो ZW जो है ये कौन है, मादा है कि नर है, ये समयुग्मजी है। वैसे मादाएं समयुग्मजी होते हैं, लेकिन इसमें जो नर है वो समयुग्मजी है, मादा है वो विषमयुग्मजी होते हैं। ZZ ZW क्या है, जैसे मानव में गुणसूत्र होते हैं XX XY, इसमें गुणसूत्रों को दर्शाया जाता है ZZ और ZW द्वारा, लेकिन इसमें जो नर है वो क्या होता है, समयुग्मजी, और मादा होता है विषम युग्मजी। रिक्त स्थान आइए देखते हैं, छोटी सी चोट लग जाने पर जो रुधिर यानी रक्त का निकलना बंद नहीं होता है, इस बीमारी को कहते हैं, क्या कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, एक हमारे जो 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 जीन है एक्स गुणसूत्र पर जो जीन है वो आ जाता है। इस जीन के कारण क्या हो जाता है, हमारा चोट लग जाने पर क्या रोगी का जो रक्त है वो बंद नहीं होता है, इस घटना को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया संलग्न रोग लिखा है, संलग्न रोग लिखा है, कैसा संलग्न है,
इसे कहा जाता है लिंग संलग्न। हीमोफीलिया जो रोग है वो लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न रोग उनको कहते हैं जो एक्स गुणसूत्र के कारण होते हैं। एक्स गुणसूत्र होने वाले रोग को लिंग संलग्न रोग कहा जाता है। इनमें से एक हीमोफीलिया है। इसके अलावा आपको मिलेगा वर्णांधता। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया से नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हीमोफीलिया में नारी है, यानी क्या जो महिला होती हैं उनमें हीमोफीलिया थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि नारी जो होती है उसके गुणसूत्र का जो क्रम होता है वो होता है एक्स एक्स। इसका अर्थ क्या है? एक एक्स माता से आना चाहिए, एक एक्स पिता से आना चाहिए, और एक पिता से जो आएगा उसको भी उसमें भी क्या हीमोफीलिया का जीन होना चाहिए, और माता से आएगा उसमें भी हीमोफीलिया का जीन होना चाहिए। तो इसके लिए माता को भी क्या है, माता जो है माता वाहक होनी चाहिए, और जो क्या है जो उसका जो पिता है उसको क्या है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होना चाहिए। तब क्या है जो महिला है वो कैसी होगी? हीमोफीलिया रोग की, हीमोफीलिया रोग उसमें पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वंशावली में, किसकी वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे? तो रानी विक्टोरिया जो है उसके वंश में अनेक हीमोफीलिया रोग से जो ग्रस्त मतलब जो उसके क्या वंशज थे, यानी उसके परिवार में अनेक हीमोफीलिया से रोग क्या जो पीड़ित व्यक्ति थे। यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। इसमें आरबीसी बदलकर दात्राकार हो जाती है। दात्राकार का मतलब है जो आरबीसी क्या हो जाती है, किस तरह की हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। तो ऐसा क्या कौन सा रोग है? ऐसा रोग है, इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी दात्र कोष का अरक्तता। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला में ग्लूटामिक अम्ल है वो बदल जाता है? तो यह होता है बीटा श्रृंखला। देखो हीमोग्लोबिन में क्या दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक अल्फा श्रृंखला और दूसरी बीटा श्रृंखला। तो बीटा श्रृंखला में क्या एक अमीनो अम्ल है ग्लूटामिक अम्ल, जो बदल जाता है किसमें? वैलिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दात्र कोष का रक्तदान रोग में ग्लोबिन जो जीन है उसके छठे कोडोन में जो GAG जो कोडोन है वो बदल जाता है किसमें? GUG में। यानी इसका अर्थ है ए है, ए की जगह पे यू आ गया है, यानी एक क्षार में परिवर्तन हुआ है, और एक क्षार में परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो हीमोफीलिया नहीं, दात्र कोष का अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? छठे कोडोन पे ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन पे GAG की जगह पे GUG हो जाता है। इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन। आगे देखें, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक रोग है। इसमें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल जो होता है वो टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदल नहीं पाता है, टायरोसिन अमीनो अम्ल में नहीं बदल पाता है। इसको बदलने वाले एक एंजाइम की कमी हो जाती है। आगे देखें, कौन सा रोग है? वो क्रोमोसोम 16 तथा क्रोमोसोम 11 के जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऐसा रोग का नाम है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया। आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड जो होता है उसका विसंयोजन यानी पृथक नहीं हो पाता है। इसकी अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की हानि हो जाती है। इस हानि को क्या कहा जाता है? एक क्रोमोसोम की हानि हो जाती है, इस हानि को क्या कहा जाता है? इस हानि को कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। आगे बढ़ते हैं, 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय यानी सेट अधिक हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहुगुणता। बहुगुणता, पॉलीप्लॉइडी। अंत वाले प्रश्न हैं, व्यक्ति में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा
जोड़ा अधिक हो जाए या कमी हो जाए, इससे कहते हैं टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, या इसे कहते हैं नलीसोमी। और अंतिम प्रश्न है, सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि हो जाती है, इस सिंड्रोम का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम है वो एक अतिरिक्त हो जाता है, इसलिए इसकी क्या व्यवस्था हो जाती है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। इस स्थिति को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये 50 क्वेश्चन है हमने क्या सॉल्व किए हैं। तो आगे इसी तरह से क्या जो अगला जो चैप्टर आएगा उसको भी क्या आप